बंगाल में सत्ता पलट के साथ ही केंद्रीय प्रशासन की मजबूती के बढ़ने के साथ ही अब बॉर्डर पर हलचल ने एक नया रूप ले लिया है। पिछले लगभग 72 घंटों से बांग्लादेश के अंदर ऐसी हलचल मची है जिसने पूरे दुनिया में इसकी महक और इसकी गंध साफ दिखानी शुरू कर दी है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत की तरफ से बंगाल की धरती पर लिए जा रहे कदम और शुवेंदु अधिकारी के इस वक्त मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और कट्टरपंथी समूह जो बंगाल की स्थिरता को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिछले एक हफ्तों के अंदर अंदर इतने बड़े डिसीजन लिए गए हैं जिसके चलते बंगाल में स्थिति अब बदलती नजर आ रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर इस वक्त जो बाहरी लोग थे उनसे भरी पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। भारत ने 50,000 से ज्यादा की तादाद में बीएसएफ को यहां पर तैनात कर दिया है। पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसने अब इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब तक यही बातें सामने रही थी कि भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी महक बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ सीधे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर लगाई जा रही फेंसिंग और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर अपनी चौकसी बढ़ाने को लेकर के सख्त विरोध किया है। और यह विरोध सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर अब हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की बात सीधे तौर पर इसके पीछे भारत को जिम्मेदार बताया गया है। कहा जा रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश के अंदर घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई करेगी तो हम अपने देश में हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाने में कहीं भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थी, एक बात तो साफ थी कि किसी भी को बख्शने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो शुवेंद्र अधिकारी के पीए के गुनहगार हों या फिर इस पूरे केंद्रीय सत्ता को और इस पूरी ताकत को भंग करने की कोशिश। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश को लेकर के फैसला सामने आया है, जो खबर सामने आई है, भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, उसने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पॉलिटिक्स को एक बार फिर से हिला करके रख दिया है। दरअसल भारत जो अपने पड़ोसी देशों, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या फिर श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड जैसे देश क्यों ना हो, भारत इन देशों को सबसे कम और कच्चे दामों में तेल की सप्लाई करता है। जी हां, वही पेट्रोलियम, वही पेट्रोल डीजल जो भारत दूसरे देशों से खरीद करके उसकी प्रोसेसिंग अपने देश में करता है और फिर अपने आसपास के छोटे पड़ोसी देशों को आवंटित करता था और सप्लाई उनकी सुनिश्चित भारत की वजह से हो रही थी। लेकिन अब भारत ने बड़ा सिकंजा इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर कस दिया है। भारत ने स्पष्ट करते हुए बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को की जाने वाली पेट्रोल सप्लाई पर इस वक्त अंकुश लगाया है। और यह पेट्रोलियम की सप्लाई सिर्फ एक मसीहे के रूप में नहीं देखी जा रही है, बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत का यह पहला बड़ा एक्शन है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश ने इस भारत के एक्शन की कड़ी आलोचना की है। बांग्लादेश ने भारत की तरफ से उठाए गए इस एक्शन को लेकर के अपनी बौखलाहट साफ दर्ज की है। बांग्लादेश ने भारत से जा रहे लोगों को और सीमा पार कर रहे वैध लोगों को भी अब बांग्लादेश में एंट्री देने से एक तरफ तो इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ अगर भारत से कोई भी खरीदारी करता है तो उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश में इस वक्त बांग्लादेश कदम उठा रहा है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश पर एक और बड़ा अधिनियम आरोपित कर दिया है और अब बांग्लादेश की न सिर्फ बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, बल्कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के लिए अब भारत ने सीधे तौर पर सेना को फ्री हैंड भी दे दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है और इस सप्लाई चेन के रुकने के साथ ही बांग्लादेश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं कि भारत खुद इस वक्त क्रूड ऑयल की सप्लाई काफ़ी कम होने के चलते अब भारत के अंदर भी पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत अपने पड़ोसी देशों की स्थिति को देखते हुए और अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए पेट्रोलियम की सप्लाई इन देशों को सुचारू रख रहा था। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर अब यह कठोर कार्रवाई की गई है।
हालांकि भारत ने इसके पीछे की बड़ी वजह साफ की है। भारत ने कहा है कि पेट्रोलियम की सप्लाई और बांग्लादेश की सप्लाई में कटौती करने के पीछे बड़ी वजह भारत के क्रूड ऑयल की सप्लाई में कटौती होना है। लेकिन असल में वास्तविकता पूरी दुनिया जानती है और इसके पीछे का सच सब कोई जानता है कि भारत ने सिर्फ इसी देश के लिए ऐसा क्यों किया। भारत चाहता तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका और उन देशों के लिए भी सिर्फ पेट्रोलियम की सप्लाई में कटौती कर सकता था, लेकिन वहां नहीं, भारत ने सिर्फ बांग्लादेश की कटौती ही क्यों की। इसके पीछे की वजह अब आप समझ चुके होंगे। वजह यही है कि भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश के पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक्शन भारत के खिलाफ लिए गए हैं और भारत के खिलाफ वक्तव्य दिए गए हैं, उसका अब भारत ने सीधे तौर पर यह करारा पलटवार किया है। दरअसल भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीजें अभी इसी हद तक सीमित नहीं रहने वाली हैं, यानी आने वाले समय में बांग्लादेश के ऊपर और भी ज्यादा बड़े एक्शन भारत लेने जा रहा है। और ये एक्शन इतने बेहद लिए जाने वाले हैं क्योंकि इसको लेकर के गृह मंत्रालय से लेकर के भारत की दिल्ली मिनिस्ट्री तक में लगातार बातचीत चल रही है। लगातार दौर शुरू हो चुका है कि अब बांग्लादेश पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। दूसरी तरफ बॉर्डर को खुला दरवाजा मानकर अब तक जो घुस रहे थे उन्हें भी बीएसएफ की एक दहाड़ ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठ की कोशिश कर रहे गुर्गों को बीएसएफ वहीं मिट्टी में मिला देगी। उनकी कदम अब 4 इस पूरे कदम आगे बढ़ाने की भी नहीं हो सकेगी। अब इस पूरे सिस्टम का अंत होने जा रहा है जो सालों से घुसपैठियों को बांग्लादेश के जरिए बंगाल में लाकर के पाल रहा था। लेकिन असली खलबली तो तब मची जब मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने अपनी पहली ही मीटिंग में अल्टीमेटम साफ कर दिया। 45 दिन और पूरी बॉर्डर पूरी तरीके से अब सील हो जाएगी और इसका असर अब बड़ी तेजी से दिखना शुरू भी हो चुका है। तमाम जगहों पर अब रडार सिस्टम से लैस फेंसिंग की जा रही है। ऐसी फेंसिंग जो पूरी तरीके से सेंसर आधारित है, यानी कि अगर कोई भी एक चिड़िया इस फेंसिंग के बीच से पार करके की कोशिश करती है या फिर इसे ऊपर से ढांकने की कोशिश की जाती है तो उसका भी डेडिकेशन तुरंत मिल जाएगा और इसकी जानकारी पाने के साथ ही इस पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि बांग्लादेशी तस्कर अपनी लुंगी छोड़ करके अब भागने को मजबूर हो रहे हैं। यही वो वजह है जिसके चलते यावा ड्रग्स का काला कारोबार, जिसे इस वक्त बीएसएफ के जरिए ऑपरेशन के जरिए जड़ से उखाड़ करके फेंका जा रहा है। क्या ममता दीदी की विदाई अब बंगाल में वाकई घुसपैठ मुक्त करने जा रही है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आपके खून में भी उबाल जरूर आएगा ये जान करके कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक वाली सख्ती शुरू कर दी है। देखिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है बंगाल में अब जो तुष्टीकरण अब तक पल रहा था, उस तुष्टीकरण को हटाते हुए असल में जो बांग्लादेश में बंगाली जो बंगाल के हैं उनका हक वास्तव में अब मिलना जा रहा है। कदम सीधे तौर पर असम मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है, जहां एनआरसी, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे लंबे समय तक राजनीति के केंद्र में रहे। बंगाल में भी पिछले कई वर्षों से बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसका असर राज्य की सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना पर पड़ रहा है। अब नई सरकार के आने के बाद यह बहस और तेज हो चुकी है। भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल डर और विभाजन की राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि सीमा सुरक्षा अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नई सरकार के पहले फैसलों ने यह भी संकेत दिया है कि केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता है। पहले जहां कई केंद्रीय परियोजनाएं टकराव की वजह से अटक जाती थीं, वहीं अब डबल इंजन सरकार की बात जोर पकड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सीमा से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह फैसला भाजपा के उस बड़े नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। बंगाल की जनता के बीच भी इस बदलाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग इसे मजबूत शासन और निर्णायक नेतृत्व की शुरुआत बता रहा है। उनका मानना है कि वर्षों से लंबित फैसलों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी, जो अब दिखाई दे रही है। वहीं दूसरा वर्ग आशंका जता रहा है कि कहीं यह माहौल सामाजिक तनाव और राजनीतिक टकराव को और न बढ़ा दे, क्योंकि बंगाल हमेशा से सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक संवेदनशीलता वाला राज्य रहा है। यहां कोई भी बड़ा कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक असर भी छोड़ता है।
फिर भी यह सच है कि सत्ता परिवर्तन के साथ बंगाल की राजनीति का स्वर पूरी तरह बदल चुका है। अब तक जो मुद्दे सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित थे, वे अब सरकारी नीतियों का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने शुरुआती फैसलों से यह संकेत देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को सबसे ऊपर रखेगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सख्ती वास्तव में कितनी दूर तक जाती है और इसका बंगाल की राजनीति, समाज और भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की नई सत्ता ने अपने पहले ही फैसले से यह साफ कर दिया है कि अब राज्य की राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि इरादे शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से जाहिर होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही यह साबित कर दिया। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के गृह विभाग से एक ऐसी फाइल पर मुहर लगी जिसकी चर्चा आज ढाका से लेकर दिल्ली तक हो रही है। खबर है कि शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा फैसला 600 एकड़ जमीन तत्काल प्रभाव से बीएसएफ को सौंपने का है। आपको याद होगा, पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच बॉर्डर फेंसिंग को लेकर ठनी हुई थी। बीएसएफ बार बार कह रही थी कि बंगाल में करीब 300 से 400 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां बाढ़ नहीं लगी है, क्योंकि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आते ही उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जो सालों से धूल फांक रही थी। इसका सीधा मतलब है कि अब बंगाल का बॉर्डर पूरी तरह सील होने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रशासन में बदलाव की खबर सरहद पार पहुंची, घुसपैठियों के बीच भगदड़ मच गई। मुर्शिदाबाद और मालदा के उन इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोग रातों रात अपना सामान समेटकर बॉर्डर की दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अब बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का वह मॉडल लागू होने वाला है जिसकी दहशत उन्होंने असम में देखी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब सोनार बंगला बनेगा और इसके लिए सबसे पहले उन घुसपैठियों की कमर तोड़ी जाएगी जिन्होंने यहां की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक की सुरक्षा के लिए सेना की अतिरिक्त बटालियनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक घेराबंदी है ताकि भविष्य में कोई भी देश विरोधी ताकत भारत की अखंडता को चुनौती न दे सके। सोचिए, जिस बंगाल में घुसपैठियों को वोट बैंक समझकर पाल पोस कर बड़ा किया गया, वहां अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यह मोदी सरकार का वह मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए बंगाल को फिर से सुरक्षित बनाया जाएगा? यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह और भी चौंकाने वाला है। दोस्तों, सीमा सील करना तो सिर्फ एक बाहरी सुरक्षा कवच है, लेकिन असली खेल तो बंगाल के भीतर चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस दूसरी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है वह है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के समन्वय से बंगाल की मतदाता सूची की ऐसी जांच शुरू हुई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी और मतदाताओं की संख्या में जो उछाल आया वह कुदरती नहीं था। आरोप है कि टीएमसी के शासन में वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए लाखों बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाए गए। लेकिन अब पासा पलट चुका है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 11 तरह के दस्तावेजों की डिजिटल जांच होगी। अगर आपके पास 1971 से पहले के वैध नागरिकता के प्रमाण नहीं है तो आपका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे ही यह अभियान शुरू हुआ, बंगाल के कई बाजारों में रातों रात सन्नाटा पसर गया। वो लोग जो कल तक सीना तानकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, आज उन्हें अपनी पहचान साबित करने का डर सता रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि सिंडिकेट के वे नेता जो इन घुसपैठियों को पनाह देते थे, अब खुद भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि अधिकारी का आदेश साफ है, नो डॉक्यूमेंट नो डोमिसाइल, यानी कागज नहीं तो नागरिकता नहीं। इतना ही नहीं, घुसपैठियों के भागने का सबसे बड़ा कारण है होल्डिंग सेंटर का डर। ममता बनर्जी के कार्यकाल में इन केंद्रों का नाम सुनते ही राजनीति शुरू हो जाती थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की धरती पर केवल रहे। इसलिए जब सीधे टकराव में सफलता नहीं मिलती तो फिर धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथ और सीमा पार प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी भारत में कोई बड़ा राजनीतिक या सुरक्षा से जुड़ा फैसला होता है, उसके तुरंत बाद सीमा पार से बयानबाजी तेज हो जाती है।
कभी किसी राज्य के चुनाव को लेकर शोर मचाया जाता है कि सीमा पास, कभी किसी सुरक्षा अभियान को लेकर हंगामा खड़ा किया जाता है। बंगाल में जो ये बदलाव हो रहा है इतना होता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरने का ये एक्शन मोड बंगाल को, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया अब धीरे-धीरे समझ चुकी है कि और भी कड़े कदमों की जरूरत है। लोकतांत्रिक अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। यही कारण है अगर आज ये गहन विश्लेषण सीमा सुरक्षा और पसंद आई हो पहले से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। अब जरा उन धमकियों को देखिए जो खुलेआम दी जा रही है, जो देश की सुरक्षा के प्रति तोड़ने की बातें की जा रही हैं। बंगाल राष्ट्र देश की चेतावनी दी जा रही है। ऐसी मस्जिद का नाम लेकर जिन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर ऐसी भाषा बोलने वालों का असली मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये लोग जानते हैं कि डर और उन्माद सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार होता है। जब भीड़ डर जाती है या भड़क जाती है तो फिर तर्क और सच्चाई पीछे छूट जाती है। यही वजह है कि कट्टर संगठन हमेशा इतिहास के विवादित मुद्दों को उठाते हैं ताकि लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काया जा सके। लेकिन ये लोग शायद भूल जाते हैं कि भारत अब हर स्तर पर पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित है। आज भारत की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लगातार सक्रिय हैं। संदिग्ध फंडिंग पर नजर रखी जा रही है। कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। कई ऐसे मॉड्यूल पकड़े गए हैं जो बाहर से फंड लेकर देश के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि अब कट्टर संगठनों के भीतर बेचैनी और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से उनकी गतिविधियों पर रोक लग रही है उतनी ही तेजी से उनका प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। गांव स्तर तक निगरानी बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए विशेष तंत्र बनाए गए हैं। यही कारण है कि पहले जो नेटवर्क वर्षों तक छिपे रहते थे अब तेजी से सामने आ रहे हैं, और जब कोई नेटवर्क टूटता है तो उससे जुड़े लोग बौखला जाते हैं। आज जो सड़क पर चिल्ला रहे हैं वही लोग पहले पर्दे के पीछे बैठकर अपने नेटवर्क चलाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे कार्रवाई तेज हो रही है वैसे वैसे उनकी घबराहट खुलकर सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू बेहद गंभीर है। कट्टर संगठन सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रहते, वे धीरे धीरे सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद यह होता है कि समाज के अलग अलग वर्गों के बीच अविश्वास बढ़े, क्योंकि जब समाज बंटता है तो देश कमजोर होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लगातार उकसाने वाली सामग्री फैलाई जाती है। कभी धार्मिक पहचान के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश होती है, कभी झूठी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां हर संकट के बाद भी देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। यही चीज कट्टर ताकतों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में स्थिति किस दिशा में जा सकती है। अगर सीमाओं के उस पार कट्टर संगठनों को लगातार राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि जब कट्टरपंथ को खुली छूट मिलती है तो वह धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करने लगता है। यही वजह है कि भारत को अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं बल्कि लंबी रणनीति बनाने की जरूरत है। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, अवैध फंडिंग पर पूरी तरह रोक लगानी होगी, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क को खत्म करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं को कट्टर नैरेटिव से बचाने के लिए मजबूत वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। भारत को यह भी समझना होगा कि आधुनिक दौर की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। आज सूचना ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अगर दुश्मन झूठ फैलाकर लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है तो उसका जवाब सिर्फ सुरक्षा बल नहीं दे सकते। उसके लिए मजबूत राष्ट्रीय नैरेटिव, तेज डिजिटल प्रतिक्रिया और जनता की जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर लोग सच और झूठ में फर्क करना सीख जाएं तो कोई भी प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक सफल नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जितनी तेजी से भारत मजबूत हो रहा है उतनी ही तेजी से उसके विरोधी बेचैन होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। यही कारण है कि अब हर मोर्चे पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी धार्मिक मुद्दों के नाम पर, कभी सीमावर्ती तनाव के नाम पर। लेकिन शायद ये लोग भूल रहे हैं कि भारत ने हर दौर में चुनौतियों का सामना किया है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। आज जरूरत सिर्फ सख्त कार्रवाई की नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता की भी है, क्योंकि जब देश अंदर से मजबूत होता है तो बाहर बैठी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भारत को उकसाने की कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। सड़क पर प्रदर्शन होंगे, बयानबाजी होगी, सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जाएगा। लेकिन अगर देश एकजुट रहा और सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह सतर्क रहीं तो हर साजिश नाकाम होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो ताकतें भारत को कमजोर समझने की गलती करती हैं उन्हें आखिर में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का यह एक्शन मोड बंगाल को घुसपैठ मुक्त बना पाएगा, या आपको लगता है कि अभी और भी कड़े कदमों की जरूरत है?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर उस हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बंगाल बदलेगा, भारत